जी, सो वेलकम बैक। आज जो है वी विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर सीरीज। तो आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन एस्टिमेशन जो है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में, बिकॉज हमारे सेल्स की डेवलपमेंट में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स में जो रेगुलर फंक्शन है, जिस तरीके से वो फंक्शन करती है, जिस तरीके से एंजाइम्स फंक्शन करती हैं, इन सब के लिए जो है प्रोटीन का हमारे आहार में सही संतुलन में मौजूद होना बहुत ही आवश्यक है। सो प्रोटीन in our nutrients, we call that as macronutrients. In our nutrient category, protein is one of the most important aspect. कार्बोहाइड्रेट से आपको इमीडिएट एनर्जी मिलती है, लिपिड से हायर एनर्जी मिलता है बट इमीडिएटली नहीं, उसकी डाइजेशन करना डिफिकल्ट होता है। बट प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से हमें हमारी शरीर को अमीनो एसिड्स प्राप्त हो सकती है। एनर्जी मॉलिक्यूल जो है में उसकी जो कंपोजिशन में एक हिस्सा जो है कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है, वो मिलती है। सो बेसिक आइडिया ये है कि प्रोटीन इफ इट इज अवेलेबल इन अवर फूड, कितनी मात्रा में मौजूद है, क्या वो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए, रोजमर्रे के काम के लिए काफी है या नहीं। दैट इज वाई वी डू प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग नाइट्रोजन के आधार पर प्रोटीन एस्टिमेशन। ऑलराइट, प्रोटीन का जो है एस्टिमेशन हम करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। सो जो प्रोटीन एस्टिमेशन का जो मेथड हम जो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में जो मेथड जो अपनाया गया है वो है जेल-डल मेथड। जेल-डल मेथड कहते हैं हम, जेल-डल प्रोटीन एस्टिमेशन। बीच में हमने जो है ये नाइट्रोजन डाला हुआ है, इस पे जो है आपको गौर करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे हम जो दर्शा रहे हैं, वी आर शोइंग नाइट्रोजन, वी आर शोइंग टू यू नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की जो है बात करने की आवश्यकता क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट। देखिए, डाई नाइट्रोजन जो हम कहते हैं, यानी कि N2, इसको हम डाई नाइट्रोजन कहते हैं। तो नाइट्रोजन जो है डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट आप कह सकते हैं। पूरी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन जो है 78% है। जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन जो है पूरी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। कितना प्रतिशत? 78%। शायद यही कारण बना जिसके वजह से हर लिविंग सेल में नाइट्रोजन जो है अलग अलग रूप में मौजूद होता है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन को बनाने वाला जो ब्लॉक है। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन का होना अनिवार्य है। अमीनो एसिड में टोटल कुल मिला के जो है आपके 20 अमीनो एसिड जो है नेचुरली अवेलेबल है, और इन 20 अमीनो एसिड के अलग अलग मिश्रण से जो है प्रोटीन का जो है बनना होता है।
और इन अमीनो एसिड में हर एक अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मौजूद होती है। इस बात पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी, इस बात को भूले ना। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड और हर अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मौजूद होती है। इसके अलावा भी हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड, उनमें भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। उसके अलावा एटीपी कहते हैं हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें भी नाइट्रोजन जो है मौजूद होती है। ठीक है। नाउ हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 3% जो है नाइट्रोजन है बाई मास। अगर हमारा पूरे शरीर लेते हैं हम, 100 किलो है पूरा वजन, तो 100 किलो में जो है बाई मास देखे जाए 3% जो है आपका नाइट्रोजन ही होगा। ओके। एंड जो 3 मेन एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। हमारे शरीर में ये तीनों ही मौजूद होती है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कहते हैं हम, ऑलराइट। इन तीनों के अलावा हमारे शरीर में अगर कुछ चौथी चीज जो मौजूद है ज्यादा मात्रा में, वो है नाइट्रोजन। ये याद रखनी है आपको, क्योंकि नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद है? प्रोटीन के रूप में मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में मौजूद है और एटीपी के रूप में मौजूद है हमारे शरीर में। ना अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको नाइट्रोजन की जो है अहमियत समझ में आ जाएगी। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जेल्डल की जब हम बात करते हैं, हम प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन को कंसिडर करते हुए। प्रोटीन का हम एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन को कंसिडर करते हुए, क्योंकि प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होते ही होते हैं। इस बात को और गौर से समझने की कोशिश करें। नाइट्रोजन हमारे शरीर में क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बात मैंने पहले जो बताई थी। या इन जनरल पृथ्वी में जो है नाइट्रोजन की अहमियत इतनी क्यों है? भाई 78% जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन मौजूद है। एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से 78% डाई नाइट्रोजन है। यानी कि पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट मौजूद है तो वो नाइट्रोजन है। शायद इसी कारणवश क्लोरोफिल, पौधों में जो हरापन देने वाला जो पिगमेंट है उसमें नाइट्रोजन मौजूद है, डीएनए में नाइट्रोजन मौजूद है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रोटीन और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मौजूद है। सो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का साइकिल वगैरह आगे जाके हम पढ़ेंगे, हो सकता है। तो नाइट्रोजन की अहमियत इसलिए है। अब इसमें हमें आज के विषय में जो चिंता करने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात, प्रोटीन और अमीनो एसिड है। क्योंकि हम प्रोटीन की एस्टिमेशन कर रहे हैं, और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड में। हर अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये नाइट्रोजन का जो, ये अमीनो एसिड का, ये आपके सामने जो है अमीनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला है, मान केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक। इसमें देखने वाली चीज की है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होती है, ये बीच में कार्बन है आपके, एक तरफ हाइड्रोजन, एक साइड चेन होता है। ये साइड चेन किसी भी चीज का हो जाता है। इस साइड चेन के आधार पर ही ये अलग अलग 20 अमीनो एसिड तय होते हैं। हमने कहा टोटल पृथ्वी में जो है, कुदरत में 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है। ये 20 अमीनो एसिड जो है, ये अलग अलग अमीनो एसिड किस आधार पे बनते हैं? ये साइड चेन के आधार पे ही बनते हैं। ठीक है। बाकी ये और ये दोनों हर अमीनो एसिड में कॉमन है, हर अमीनो एसिड में। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप, ये दोनों हर अमीनो एसिड में कॉमन है। यही चीज जो है बदलती रहती है, और ये बहुत सारे अमीनो एसिड के मिश्रण से बनता है प्रोटीन।
अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये, अमीनो ग्रुप में जो हर अमीनो एसिड में मौजूद होती है, अमीनो एसिड उस नाम में ही शामिल है। जब अमीनो या अमीनो ग्रुप्स की जब बात करते हैं, उसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। और हमने क्या कहा? हर अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये दोनों होते ही होते हैं। तो बेसिकली इसी नजरिए से जो है जेल्डल मेथड का जो है क्या प्रेजेंटेशन किया गया था, इसका जो है निर्माण किया गया था। इसके बारे में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सोचा और ये जेल्डल मेथड का जो है क्या कहते हैं आविष्कार किया या बनाया मेथड को, इसी नज़रिए से कि अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा को नाप लें कि खाने में या किसी भी वस्तु में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी है, वो सीधा का सीधा दिखाता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है। तो अगर हमें प्रोटीन को जो है एस्टिमेट करना है कि कितनी परसेंटेज में मौजूद है, हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। इसीलिए हम नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। जेल्डल मेथड में, यहाँ जो हमने जेल्डल मेथड दिया हुआ है, जेल्डल मेथड में ओके हम एस्टिमेशन किसकी करते हैं? नाइट्रोजन की करते हैं। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन इज वन ऑफ द nitrogen sorry okay nitrogen is one of the 5 major elements found in organic materials such as proteins. ठीक है, जो 5 अलग अलग ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोटीन बना हुआ है, उसमें से एक जो है नाइट्रोजन है। ओके, अब इस बात को जो है एक डैनिश केमिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज करी और इसी के आधार पर उन्होंने प्रोटीन की एस्टिमेशन करने के लिए नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। ये जो सोच है, उस सोच को जो है जोहान जेल्डल, इन्होंने जो है दुनिया के सामने रखा, जोहान जेल्डल ने। तो इसीलिए इस मेथड को जेल्डल मेथड के नाम से जो है दुनिया भर में जाना जाता है। तो जोहान जेल्डल ये जो पहले इंसान थे जिन्होंने इस सोच के आधार पर कि क्योंकि नाइट्रोजन उन 5 तत्वों में से एक तत्व है जिससे प्रोटीन बना है, तो हम नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके प्रोटीन का एस्टिमेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इस सोच को सबसे पहले जोहान जेल्डल ने ही रखा था दुनिया के सामने। राइट, तो 1883 में जेल्डल ने अपने मेथड को जो है दुनिया के सामने रखी थी और उन्होंने कहा था दुनिया के अलग अलग चीज़ों में, उनके मिश्रण में अगर हम प्रोटीन को नापना चाहते हैं या नाइट्रोजन को नाप सकते हैं, तो उसके लिए जो है उन्होंने जेल्डल मेथड को जो है इंट्रोड्यूस किया, प्रपोज किया, जिसको कि आज के डेट में पूरी दुनिया जो है अपनाती है। और इसी मेथड के आधार पर हम प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भूलिएगा मत। ठीक, तो कोर प्रिंसिपल क्या है? तो जेल्डल मेथड का प्रिंसिपल क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड इसका प्रिंसिपल क्या है। ऑलराइट, okay, so the principle, the central basis used in this principle is the oxidation of the organic compound using strong sulfuric acid. जो आपकी खाने पीने की वस्तु है उसको जो है हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उसमें मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं
किसके थ्रू? सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। यानी कि सीधी सी बात, सिंपल सी बात, सल्फ्यूरिक एसिड में आप खाने की पदार्थ या वो पदार्थ जिसमें कि आप नाइट्रोजन की मात्रा को नापना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में उस चीज को डाल देते हैं। सीधी सी बात। उससे क्या होता है, जितने आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जब कार्बन ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल आती है, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज होती है H2O यानी कि पानी निकल के आती है। यही चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं। See, as the organic material is oxidized, the carbon it contains is converted to carbon dioxide and hydrogen is converted into water. क्या कर रहे हैं? जिस चीज को हमें नापना है, जिस चीज में हमें प्रोटीन की मात्रा को नापना है या नाइट्रोजन की मात्रा को नापना है, प्रोटीन की मात्रा नापना है तो मतलब नाइट्रोजन की मात्रा को नापना है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा को हमें नापना है तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में उस सैंपल को डाल देते हैं। डालने से सल्फ्यूरिक एसिड से वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और हाइड्रोजन वाटर में बदल जाती है। पहले प्रिंसिपल का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जो नाइट्रोजन मौजूद होती है अमाइन ग्रुप में, यानी कि प्रोटीन की फॉर्म में अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप्स जो होती हैं जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, हमने यहाँ पे पहले देखा था, हमने ये देखा था कि ये अमीन ग्रुप में नाइट्रोजन मौजूद होती है। ऑलराइट, इस अमीन ग्रुप की जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड में आप डालते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होती है वो टूट के जो अमीन ग्रुप होती है वो अमोनियम आयन में जो है कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि NH4 में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनियम बन जाती है। ठीक, अमोनियम बन जाती है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप जिस भी पदार्थ को, सैंपल को, जिसमें कि आप नाइट्रोजन की मात्रा देखना चाहते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा के माध्यम से प्रोटीन को देखना चाहते हैं, उसको जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, उसमें जो अमीन ग्रुप होती है वो अमीन ग्रुप जो है अमोनियम आयन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये अमोनियम आयन जो है जो ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, आगे जाके हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, इस अमोनियम आयन को जो है आप अमोनिया गैस में जो है कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि NH4 से NH3 में कन्वर्ट कर देते हो। तो प्रिंसिपल दो चीजों पे है, केमिकल प्रिंसिपल हमने जो बताया इसको याद रख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को सुन लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। पहले सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के कार्बन और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर ले रहे हैं, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन को वाटर में। जो नाइट्रोजन मौजूद होती है अमीन ग्रुप में, अमीन ग्रुप में आप पहले अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं और अमोनियम आयन को बाद में जाके अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। यही केमिकल प्रिंसिपल है पूरे जलडल का, और इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम ह्यूमन एंड एनिमल फूड, फर्टिलाइजर, वेस्ट वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स, इन सब में जो है नाइट्रोजन की मात्रा जांचने के लिए इसी मेथड को अपनाते हैं। कौन सा मेथड? जेल्डल मेथड। दुनिया भर में अपनाया जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं। ओके, नाउ जेल्डल मेथड के जो प्रिंसिपल के आधार पे 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप डाइजेशन, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के, हमने बात करी थी, खाने को जो है निकाल के सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, सैंपल को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, डालते ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, और अमीन में जो नाइट्रोजन मौजूद है वो बन जाएगा अमोनियम आयन्स में। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अमोनियम आयन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया गैस। अमोनियम आयन NH4 को जो है NH3 में जो है आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
कन्वर्ट करके इसको हीट करके डिस्टिल कर लेंगे। हीट करके डिस्टिल करना, गर्म करके जो वेपर बन के अमोनिया गैस निकल के आएगी, उस अमोनिया गैस को जो है किसी में ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो कैसे पकड़ेंगे हम आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो अमोनिया गैस हमने पकड़ लिया, ट्रैप कर लिया है, उसको जो है टाइट्रेशन करके, टाइट्रेशन हमने जो है टाइट्रेबल एसिडिटी में पढ़ा था, वैसे ही सेम प्रोसीजर को अपना के हम जो है अमोनिया गैस जो ट्रैप हुई है, किस में ट्रैप होती है, एसिड में ट्रैप होती है, उसको हम नाप लेते हैं। कैसे नापते हैं हम आगे जाके पढ़ते हैं। सो आपकी जो प्रिंसिपल है जेल्डल मेथड का, ये 3 चीजों पे आधारित है। ओके, फर्स्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड में डाइजेस्ट करना, दूसरा अमोनियम आयोन्स को जो है अमोनिया गैस में कन्वर्ट करना, यानी कि गर्म करके उसको डिस्टिल कर लेते हैं और डिस्टिल करके ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप किए हुए अमोनिया को आप टाइट्रेशन करके जो है नाप लेते हैं। तो यही प्रोसीजर है, ठीक है। देखिए जेल्डल मेथड का ये पूरा का पूरा सेटअप इतना ही है। दिस इज द सेटअप, ठीक है। आप सेटअप देखिएगा, सेटअप में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। सेटअप में आपके ये डाइजेशन चेम्बर है, यहीं पे डाइजेशन चेम्बर क्या क्या होगा, डाइजेशन चेम्बर में आपका सैंपल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जब आप रख के गर्म करेंगे तो होएगा क्या, इसमें जो है क्या निकल के आएगी, CO2 प्लस H2O, ये बन के आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के आएगा, ठीक है। अब ये सैंपल डाइजेस्ट कर दिया आपने। सबसे ज्यादा समय जो है ये सैंपल डाइजेशन में ही लगता है। कभी कभार एक्सपेरिमेंट में जो है इस जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको बढ़ावती करने के लिए, इसको बढ़ावती देने के लिए जो है एक केमिकल और ऐड किया जाता है, कैटलिस्ट। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कैटलिस्ट का काम क्या है, ये जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में, उसको जो है बढ़ाती है, यानी कि समय को जो है घटाती है, ठीक। ये डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद यहां से आपका जो है अब ये भी बनता है, इसके अलावा और क्या बनता है, इसके अलावा आपका बनता है अमोनियम आयन बनता है ना, यही चर्चा करी थी हमने। और अमोनियम आयन को जब हम गर्म करते जा रहे हैं, ये वेपर बन के आता है, यूर ट्रैपिंग इट हियर, ठीक है। और ट्रैप करने के बाद आप इसको पास कर रहे हैं डिस्टिलेशन कंडेंसर के थ्रू। अमोनिया गैस यहाँ ट्रैप हुआ, अमोनिया को जो है यहाँ आप कंडेंस कर रहे हो। कंडेंस करते में क्या होता है, अमोनिया को जो है आप लिक्विफाई करके गैस को, यानी कि लिक्विड रूप में ले आके यहाँ पे इस सेटअप में क्या होता है, इस सेटअप में आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ट्रैप है। इसी ट्रैप में जो है आप अमोनिया आयन को जो है अमोनियम गैस में जो है कन्वर्ट करते हैं। जब इसमें जो है अमोनिया आके ट्रैप होती है, ट्रैपिंग फ्लास्क, इसमें अमोनिया is converted into ammonium is converted into NH4 is converted into NH3, गैस में बदल जाता है। नहीं, आई थिंक यस, ठीक है, अमोनियम गैस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा सेटअप है। हालांकि दिस सेटअप आज की डेट में इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। तो वेट केमिस्ट्री मतलब बेसिकल केमिकल लैब में बैठ के भी ये काम किया जा सकता है। केमिकल लैब के अलावा भी हम इसको जो है मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। आजकल ये पूरे प्रोसीजर को करने के लिए मशीन्स आ चुके हैं, डिजिटल जेल्डल मशीन्स आ चुके हैं। उसमें आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, वो सैंपल डालने की देरी होती है, बाकी सब चीज़ें जो है अपने आप करके आपको रीडिंग निकाल के दे देगा, ठीक है ना। ये सेटअप है। अब जानते हैं एक एक करके स्टेप में जेल्डल मेथड के। ऑलराइट, पहला स्टेप
डाइजेशन ऑफ द सैंपल, यही चीज हम जो है पहले भी डिस्कस किए हैं। कैसे करते हैं डाइजेशन ऑफ द सैंपल और क्यों करते हैं? द पर्पस ऑफ दिस स्टेप, राइट, द पर्पस ऑफ दिस स्टेप is to break down the broad bonds that hold the polypeptides together and convert them to simpler chemicals such as water, carbon dioxide and of course अमोनिया। यही चीज अपने पहले भी बात करी। डाइजेशन करने का पर्पस ही क्या है? जितने पॉलीपेप्टाइड्स बने हुए हैं, यानी कि प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड्स बनते हैं, फिर पेप्टोन्स बनते हैं, फिर पेप्टाइड बनते हैं। पेप्टाइड के लंबे लंबे चेन को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। लंबे पॉलीपेप्टाइड को जो है, उसके मिश्रण को जो हम प्रोटीन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट पॉलीपेप्टाइड इज। इसको तोड़ती है, तोड़ते तोड़ते जो कार्बन मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देती है, और बाकी को जो है, जो नाइट्रेट यानी कि अमाइन ग्रुप में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। ये ही है पहला काम इसका। हमने पहले भी बताई थी, अगर ये सबसे स्लो, सबसे टाइम कंज्यूमिंग है, यही लिखा है, ये जो डाइजेशन का जो स्टेप है सबसे ज्यादा टाइम लेता है। कितनी देर, कितने टेम्परेचर, 390 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको, तापमान तक जो है इसको गर्म करते रहना पड़ता है, और घंटों तक जो है ये गर्म करता रहेगा। कब तक गर्म करना है ये आगे पढ़ेंगे हम। तो इसकी जो प्रोसेस है, ये जो जलाने की जो प्रोसेस है, डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है, इसको बढ़ावा देने के लिए हम पोटेशियम सल्फेट जैसे जो है कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। इसको ऐड करने से ये जो जलाने का काम है, डाइजेशन का जो काम है, वो जल्दी हो जाता है। ठीक है। नाउ कैसे डाइजेशन किया जाता है? 1 ग्राम ऑफ सैंपल लेते हैं, वजन से तोल के, प्रॉपर तोल के 1 ग्राम सैंपल लेते हैं जिसमें कि प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, वो वजन को मार्क कर लेते हैं, और इसको निकाल के जो डाइजेशन फ्लास्क है, इस डाइजेशन फ्लास्क में डाल दिया, और उसके ऊपर क्या डाला हमने? 10 से 15 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 1 ग्राम सैंपल लिया, तोल के नपा हुआ, बिल्कुल प्रिसाइज वजन लिख लिया, और उससे 12 से 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया उसी राउंड बॉटम फ्लास्क में। ठीक है, उसके बाद एडिंग 7 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अगर आप उस प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो पोटेशियम सल्फेट डालेंगे, कितना? 7 ग्राम। ठीक है, अब इसको जो है रोलिंग बॉयल तक लाना है। रोलिंग बॉयल मतलब जो बुलबुले से जो निकल के आते हैं वैसे बॉइलिंग लेके आना है। क्या टेम्परेचर पे रखेंगे? 370 से लेके 400 डिग्री टेम्परेचर तक जो है इसकी हीटिंग ब्लॉट में रखेंगे, तो वो गर्म होता रहेगा। ठीक है, गर्म होता रहेगा। कब तक आपको गर्म करते रहना है? तब तक आपको देखते रहना है जब इससे वाइट फ्यूम्स जो है निकलने लगते हैं। फ्यूम्स यानी कि सफेद रंग का धुआं जब इससे निकलने लगे, तब तक जो है उसको गर्म करते रहिए। जब धुआं निकलने लगे, उससे लेके 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आपको जो है गर्म करते छोड़ना है। सफेद धुआं तो निकलने लगा, जब से निकलने लगता है उससे लेके 1 से 1.5 घंटे तक आपको इसको जो है छोड़ना होगा। ठीक है, छोड़ने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद आप इसको ठंडा करेंगे। कैसे? बाई सावधानी से इसमें 250 ml पानी आपको ऐड करना है। 250 ml पानी। तो इसमें क्या क्या डाल रहे हैं? पहले 1 ग्राम सैंपल, फिर 12 से 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड, फिर 7 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, गरम किया 370-40 डिग्री पे। तब तक गर्म किया जब तक उसकी सफेद धुआं ना निकलने लगे। सफेद धुआं जब निकलने लगती है 1 घंटे से 1.5 घंटे तक छोड़ दीजिए, फिर ठंडा करने के लिए 250 ml पानी डाल दीजिए। ये हो गया आपका डाइजेशन। इसमें आपका पानी निकल गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, बन गया, और नाइट्रोजन जो अमीन ग्रुप में है वो टूट के क्या बन गया? अमोनियम आयन्स बन गए। ठीक। स्टेप 2 यानी कि डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी कि जो गैस बन के जा रही है उसको ट्रैप करके, उसको कन्वर्ट करके हम अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही डिस्टिलेशन प्रोसीजर है। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट स्टेप डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट अमोनिया, that is the nitrogen, from the digestion mixture.
उस मिश्रण में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो जो चीजें बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, वाटर भी बन गया, अमोनियम आयन भी बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है कुछ मात्रा में। इनमें से आपको सिर्फ अमोनिया यानी कि जो नाइट्रोजन है, आप नाइट्रोजन किस रूप में है, अमोनिया के रूप में है। अब उसको जो है आपको डाइजेशन पूरे उस मिश्रण से जो है अलग करना है। उस अमोनिया के रूप में जो नाइट्रोजन है उसको पूरे मिश्रण से अलग करना है। यही जो है डिस्टिलेशन का मकसद है। कैसे करेंगे? पीएच को जो है आप बढ़ाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड डाला है आपने, यानी कि पीएच जो एसिडिक पीएच है 4-5 के आसपास होगा। आप उसकी पीएच को बढ़ाएंगे बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड 45% NaOH। NaOH क्या होता है? अल्कली होता है, बेसिक होता है। इसको डालने से पीएच 4 से 5 से लेके बढ़ने लगता है। जब ये बढ़ने लगता है तो अमोनियम आयन्स जो है अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अमोनियम आयन्स अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है? जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की जो मिक्सचर है, जो डाइजेशन मिक्सचर है, उसकी एसिडिक पीएच है, उसकी पीएच को जो हम बढ़ाते हैं बाय एडिंग 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। नाउ जब ये हो जाता है, जो नाइट्रोजन separating the nitrogen away from the digestion mixture by distilling the ammonia। अमोनिया जो बन के निकल रही है उसको डिस्टिल करेंगे। डिस्टिल करना यानी कि कन्वर्ट करके वापस जो है लिक्विड फॉर्म में लेके आना बाय रेजिंग द टेम्परेचर टू बॉइलिंग पॉइंट। जो मिश्रण है नीचे उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं, जिससे कि जो अमोनिया है उसको आप गैस में कन्वर्ट करेंगे, वोलेटाइल गैस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जो वोलेटाइल गैस में यानी कि अमोनिया गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके जो वेपर्स निकल के, जो उसकी जो धुआं निकल के आती है, उसकी जो धुआं निकल के आती है, ऑलराइट, उसको हम ट्रैप करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्या हो गया? सॉरी, I don't know, this is not working. ओके इसको हम कन्वर्ट करते हैं ट्रैप करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। आप ये देखिए यहाँ पे ये हमने गरम किया, गरम करते ही क्या हुआ, ये वोलेटाइल गैसेस जो है, ये अमोनियम आयन जो है गैस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया गैस में कन्वर्ट हुआ, और ये अमोनिया गैस जो है इससे पास होके जब यहाँ निकलती है, उस ट्यूब को जो है, नली को जो है बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डुबो के रखते हैं। जब वो गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू पास होने की कोशिश करती है तो उसी में ट्रैप होके रह जाती है। ठीक है। तो ये ट्रैपिंग सॉल्यूशन में क्या पड़ा होता है? 70 ml पानी में 15 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ट्रैपिंग सॉल्यूशन होता है। 85 ml का जो ट्रैपिंग सॉल्यूशन होता है, वो 85 ml की ट्रैपिंग सॉल्यूशन में आप 15 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 70 ml पानी का जो है मिश्रण से वो बनाते हैं आप। ठीक है। ऑलराइट, अब जो गैस यहां से निकल के आ रही है वो सीधा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डूबा हुआ है, जो नली है, तो उससे निकल के जब आती है उसमें जो है अमोनिया गैस आपका ट्रैप होके रह जाता है उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है। रिमूविंग द ट्रैपिंग फ्लास्क एंड रिंसिंग द कंडेंस्ड वाटर विथ वाटर एज टू इंश्योर दैट ऑल अमोनिया हैज बीन डिसॉल्व्ड। ये जो नली है इसको भी जो है डिस्टिल वाटर से धो देते हैं, जिससे कि अमोनिया जो कुछ भी उसमें रह गया हो वो सब जो है जाके वो ट्रैपिंग सॉल्यूशन में पड़ जाए। अब अमोनिया जितना भी है, अमोनिया गैस जो ट्रैप हुआ है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू अमोनियम आयन्स। अमोनियम आयन्स जो कन्वर्ट हुए हैं दैट इज इक्वल टू नाइट्रोजन, अमीन ग्रुप में से नाइट्रोजन, अमीन ग्रुप में से नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है। तो ऐसे ही जो है नाइट्रोजन की नाप करी जाती है। लास्ट मेथड जो है, लास्ट जो स्टेप है
लास्ट स्टेप में हम करते क्या है, सॉरी, लास्ट स्टेप में जो है हम करते हैं टाइट्रेशन। लास्ट स्टेप में व्हाट वी डू इज टाइट्रेशन। देखिए टाइट्रेशन हमने जो है पहले भी किया हुआ था, ऑलराइट। हाँ जी, सो जो लास्ट जो हम कर रहे हैं वो है टाइट्रेशन। ओके, हम टाइट्रेशन में क्या करते हैं, टाइट्रेशन तो हमने पहले भी किया हुआ है। टाइट्रेबल एसिडिटी को नापने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, कोई खास नहीं, कोई अलग नहीं। अब हमें समझने वाली बात क्या है, ये इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए जो अमोनिया गैस HCl में ट्रैप हुआ है, ठीक है, उसकी मात्रा इज इक्वल टू अमोनियम आयन जो डाइजेशन में कन्वर्ट हुई है। ठीक, अमोनियम आयन जो डाइजेशन के दौरान कन्वर्ट हुई है, दैट इज इक्वल टू अमीन ग्रुप में प्रेजेंट नाइट्रोजन। अमीन ग्रुप में प्रेजेंट नाइट्रोजन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। यही जो है नाप है प्रोटीन की मात्रा की। ठीक है, तो हम टाइट्रेशन कैसे कर रहे हैं, जब अमोनिया जो है एसिड ट्रैपिंग एसिड सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली जो सॉल्यूशन में ये अमोनिया जब ट्रैप हुआ, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यानी कि एसिड को जो है न्यूट्रलाइज करती है, उसकी पीएच को जो है बदलती जाती है, उसकी पीएच को जो है बदलती जाती है ना। तो ये कहते हैं, इनका कहना ये है 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो न्यूट्रलाइज हुआ, इसका मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस उसमें जुड़ा। 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस के उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जुड़ने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1 मोल जो है न्यूट्रलाइज हुआ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो हम एसिडिटी पहले नाप लें, ठीक है, अमोनिया गैस के ट्रैप होने के बाद नापें, तो जितनी डिफरेंस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो एसिडिटी में आई, ठीक है, उतनी मात्रा जो है अमोनिया गैस प्रेजेंट है। उतनी अमोनिया गैस प्रेजेंट है तो उतनी अमोनियम आयंस प्रेजेंट थी, उतनी अमोनियम आयंस प्रेजेंट थी तो उतनी नाइट्रोजन ग्रुप जो है अमीन ग्रुप प्रेजेंट थी, उतना जो है आप प्रोटीन का एस्टिमेशन डायरेक्टली कैलकुलेशन के माध्यम से कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू। अब हम टाइट्रेशन कैसे करते हैं, जैसे पहले हमने किया था, टाइट्रेबल एसिडिटी करने के दौरान एक इंडिकेटर डाई डाल देते हैं। जनरली हम इंडिकेटर डाई की जब बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन की बात करते हैं, ऑलराइट। फिनोल्फ्थालीन के अलावा भी कोई डाई यूज कर सकते हैं, बस ये है कि डाई की कलर जो है अच्छी खासी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पीएच इसकी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब आपकी जो ट्रैपिंग सॉल्यूशन है उसमें आप क्या कहते हैं, एसिड अमोनिया की जो सॉल्यूशन है उसमें आप इंडिकेटर डाई डाल देंगे। ठीक है, आपकी जो ब्यूरेट सॉल्यूशन है, जो ऊपर जो लंबा सा ट्यूब है जो टाइट्रेटेड एसिडिटी में हमने पढ़ा था, उस ब्यूरेट सॉल्यूशन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं यानी कि एल्कली ले लेते हैं। ठीक है, ब्यूरेट में ले लेते हैं। अब नीचे जो है आपकी क्या कहते हैं HCl है ना, तो आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को धीरे धीरे ट्रैपिंग सॉल्यूशन में डालते रहिए और उसको मिक्स करते रहिए, टाइट्रेशन करते रहिए। कब तक टाइट करेंगे, आपकी एंड पॉइंट जो है ऑरेंज कलर, जब आपका नीचे का डाई, यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन डाई नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ और डाई यूज कर रहे हैं, जब नीचे की डाई की जो जो ट्रैपिंग सॉल्यूशन का कलर जब ऑरेंज बदल जाता है, इसका मतलब एंड पॉइंट आ गया। वहां पे आप अपना टाइट्रेशन को रोक लीजिए और नाप लीजिए कि कितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने अपने ट्रैपिंग सॉल्यूशन में गिराया है। उसको लिख लीजिए, 2 ml 3 ml गिराया, 5 ml गिराया, वो तो ब्यूरेट सॉल्यूशन में देख के आपको अंदाजा लग जाता है। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करने की देरी है। तो कैलकुलेशन करने से पहले समझने वाली ये चीज मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई हुई है, देखिए। ठीक है, कितना एसिड कम हुआ,
ट्रैपिंग सोल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में एसिडिटी कम होती गई। एसिडिटी जितना कम हुआ दैट इज इक्वल टू उतनी अमोनिया गैस उसमें आ गिरी, मिक्स हुआ। कितनी अमोनिया गैस मिक्स हुआ? जितना अमोनियम आयन अमोनिया गैस में कन्वर्ट हुआ। कितनी अमोनियम आयन बनी? जितनी N2 मॉलिक्यूल या अमीन में नाइट्रोजन जो है जितनी मात्रा में मौजूद है। ये सीधी कैलकुलेशन है, ठीक है। 1 mole of ammonia coming from the digestion mixture will neutralize exactly 1 mole of the acid in the trapping flask. जो डाइजेशन वाला जो मिक्सचर है ना, जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाल के डाइजेस्ट किया, उससे जो अमोनिया निकल के आ रही है, उसकी 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू जो एसिड में गिरने के बाद एसिड जो न्यूट्रलाइज हुआ उससे 1 मोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। सीधा कैलकुलेशन है, ठीक है। नाउ कैसे कैलकुलेशन करते हैं? The number of moles of acid in the trapping flask originally, तो ट्रैपिंग फ्लास्क में उसकी एसिडिटी को आपने नाप लिया, यानी कि कितना मोल्स ऑफ एसिड जो है उसमें प्रेजेंट थी, उसको पहले ही आपकी रीडिंग करके निकाल ली, ठीक है। देन मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम यूज्ड इन फ्लास्क। एसिड की मोलारिटी कितनी है? ये तो केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री है। एसिड की मोलारिटी इनटू कितना जो है आपने एसिड वॉल्यूम जो है वो फ्लास्क में, ट्रैपिंग फ्लास्क में डाला गया, यानी कितना डाला है आपने? 15 ml डाला है। 15 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलारिटी देती है आपकी एसिड की मोल्स ऑफ एसिड आपको उससे मिल जाएगा। फिर मोल्स ऑफ बेस, यानी कि मोल्स ऑफ बेस क्या है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने ब्यूरेट में लिया हुआ है, ठीक है। वो कैसी बनती है? मोलारिटी ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी इनटू वॉल्यूम एडेड फ्रॉम ब्यूरेट। ब्यूरेट में से जितना आपने ट्रैपिंग सॉल्यूशन में गिराया है, जितना आपने ब्यूरेट में लिया है वो नहीं, जितना आपने गिराया है ट्रैपिंग सॉल्यूशन में, ठीक है, उससे मोल्स ऑफ बेस आपको मिल जाएगा। अब subtracting the moles of base added from the moles of acid present at the beginning to get, आप moles of base को माइनस करेंगे moles of acid, इससे क्या मिलेगा? moles of ammonia मिलेगा coming from the protein। याद रखनी पड़ेगी। ये मोल्स ऑफ एसिड कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ बेस कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ बेस यानी कि यहाँ पे मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ पे मोल्स ऑफ एसिड यानी कि मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। जब वॉल्यूम एडेड फ्रॉम ब्यूरेट, आपने ये जो है वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड टू ट्रैपिंग सॉल्यूशन, कितना आपने ब्यूरेट में से ट्रैपिंग सॉल्यूशन में गिराया है वो है। ठीक है, मोलारिटी ऑफ बेस यानी कि मोलारिटी ऑफ NaOH, मोलारिटी ऑफ एसिड यानी कि मोलारिटी ऑफ HCl, इन दोनों से जो है आपको मोल्स ऑफ एसिड मोल्स ऑफ बेस मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन क्या करना है? मोल्स ऑफ बेस, सोडियम ऑक्साइड जो आपने गिराया है, माइनस मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है, प्रेजेंट एट द बिगिनिंग, टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कमिंग फ्रॉम द प्रोटीन। इन दोनों को माइनस करने से आपको मिल जाएगा कि प्रोटीन से अमोनिया की मोल कितनी बन के आई।
अमोनिया जो बन के आए, जितनी मोल ऑफ अमोनिया बन के आए, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी सैंपल। ठीक है, अब आपको नाइट्रोजन ग्राम्स में जो है कैलकुलेट करना है, कितने ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटॉमिक मास। ये जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, इनटू एटॉमिक मास, वो आपको दे देगा कितना ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट था। अब इसको आप परसेंटेज नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सैंपल इनटू 100 आपको जो है परसेंटेज नाइट्रोजन मिल जाएगा। और ये परसेंटेज नाइट्रोजन को ही परसेंटेज ऑफ प्रोटीन के हिसाब से दर्शाया जाता है। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट प्रोसीजर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और इसी मेथड को अपना के दुनिया भर में जो है नाइट्रोजन के आधार पर प्रोटीन का एस्टिमेशन किया जाता है यूजिंग जेलिटल मेथड। ठीक है, यहाँ पे we will end this discussion today. That is all in this video lecture. Thank you so much.